everyone, my name is Manish and today we are going to start part 3 Parties and Party System of India class 12 Political Science. So without any further delay, let's open the topic. First of all, we are going to discuss emergence of opposition parties. हाँ जी, in this chapter we are going to discuss कि जो opposition political parties है उनका emergence कैसे हुआ. जैसे some of the diverse position parties had come into existence before the first general election 1952 as a non-Congress party. अब देखो फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले ही जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका एमरजेंस होना स्टार्ट हो गया था एज ए नॉन कांग्रेस पार्टी के रूप में. They also got the chance to representation in Lok Sabha and state assemblies. अब इनको भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करने का क्या मिला, चांस मिला. These parties maintain a democratic character of system. अब इन पार्टीज ने कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक करेक्टर था सिस्टम का उसको भी मेंटेन किया. These offered a criticism based on principle to keep ruling party under check. अब देखो इन्होंने क्रिटिसिज्म को भी ऑफर्ड किया और इस तरीके से ऑफर्ड किया कि वो जितनी भी रूलिंग पार्टीज़ है उनको अपने अंदर रख सके, ठीक है, अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग. अब ये जो कार्टून आपको दिखाई दे रहा है इसमें जवाहरलाल नेहरू यानी कांग्रेस दिखाई दे रही है आपको. ये पेड़ के ऊपर जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कांग्रेस पार्टी के ही लीडर्स है और बाकी ये अपोजिशन लीडर्स है. ये दिखा रहे हैं कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का किस तरीके से डोमिनेंस रहा एंड अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस पार्टी की जड़ें तक नहीं हिला पाई, ठीक है. और ये टग ऑफ वॉर रिज्यूम दिखाई गया है. इसमें अटल बिहारी वाजपेयी है एंड अपोजिशन लीडर्स हैं जो नॉन कांग्रेस के रूप में जाने जाते हैं. अब कहते हैं दीज पार्टीज प्रिपेयर द लीडर्स ऑल्सो टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द कंट्रीज. इन पार्टीज़ ने कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया ताकि वो कंट्रीज़ को क्या कर सके, शेप दे सके. एक इन अर्ली ईयर्स देयर वर लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टीज़. अब देखो अगर हम पहले सालों की कुछ बात करें शुरू में, तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी एंड कांग्रेस पार्टीज़ थी, इनके लीडर्स में आपस में एक दूसरे के लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, भले ही वो अपोजिशन ही क्यों ना थी एक दूसरे से, ठीक है. दिस इज़ इंटरिम गवर्नमेंट इंक्लूडेड इवन अपोजिशन लीडर्स लाइक. अब देखो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो कि आज़ादी के बाद 1952 से इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, और वो विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं. और इसके अंदर अपोजिशन लीडर्स शामिल थे, जैसे बी आर अम्बेडकर थे, जयप्रकाश नारायण थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो भी कैबिनेट के अंदर क्या थे, आपके शामिल थे. फिर सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं हम. कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी 1948 में फॉर्म की गई और ये आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा फॉर्म की गई थी. एंड इस पार्टी का बिलीव था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में क्या करते थे, ये बिलीव करते थे. अब कहता है कि दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट. अब देखो इन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया क्योंकि कांग्रेस किसको फेवर करती थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम को फेवर करती थी एंड लैंडलॉर्ड्स को फेवर करती थी, और जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको इग्नोर करती थी. सोशलिस्ट पार्टी गॉट स्प्लिट इन मैनी सोशलिस्ट पार्टीज़. की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो बहुत सारे टुकड़ों में मतलब स्प्लिट हो गई, टूट गई, ठीक है. अब देखो टूटकर वो किसान मजदूर प्रजा बनी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी. अब इसके जो मेन लीडर्स की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देवा, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, ये कुछ सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, लीडर्स थे. फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसको CPI के नाम से भी जानते हैं. अब देखो ये 1920 में ही इसकी फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है, कम्युनिस्ट ग्रुप के रूप में, और ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में एमर्ज हुई. फिर कहते हैं 1935 में कम्युनिस्ट वर्कर जो कि मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, वो भी सेपरेट हो गए 1941 के अंदर. अब इस पार्टी का जो बिलीव था वो कम्युनिज्म में था, ठीक है. कम्युनिस्ट पार्टी वॉज प्राइमरीली सेक्युलर, मॉडर्न एंड ऑल्सो अथॉरिटेरियन. की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मुख्य तौर से सेक्युलर भी है, मॉडर्न भी है एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी है.
एंड इट सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस इन दिसंबर 1941। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो दिसंबर 1941 में उससे अलग हो गए एंड डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। और इन लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे और किस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, नाजी जर्मनी के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट कि 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी अबेंडन द पाथ ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन। अब 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वायलेंस का रास्ता था उसको उन्होंने छोड़ दिया एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन जनरल इलेक्शन। और उसने डिसाइड किया कि अब हम जनरल इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब कहता है इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन सीपीआई वोन 16 सीट्स, कि पहले जनरल इलेक्शन में सीपीआई ने 16 सीटें जीती एंड एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के रूप में ये क्या हुए, एमर्ज हुए। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला सपोर्टेड द पार्टी। अब देखो आंध्र प्रदेश और जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उन्होंने इस पार्टी को क्या किया, सपोर्ट किया। प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे AK गोपालन, SC डैंग, EMS नंबूरी, पद, PC जोशी, अजय घोष एंड P सुंदराया, ये इसके मेन लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के। एंड 1964 में ये फिर स्प्लिट हो गई ड्यू टू आइडियोलॉजिकल रिफ्ट, क्योंकि विचारों में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना, ठीक है। एंड बिकेम CPI एंड CPIM रिस्पेक्टिवली। और बाद में ये टूटकर एक CPI रह गई और दूसरी क्या बन गई, CPIM। M मतलब मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट वो होते तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब देखो ये AK गोपालन है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन की थी। 1904 में इनका बर्थ हुआ एंड 1977 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड ये कम्युनिस्ट लीडर भी रहे केरला से, और एज ए कांग्रेस वर्कर में शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। देखो भारतीय जनसंघ जो फॉर्म हुई थी 1951 में, इसको फॉर्म किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ये इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे और इसकी जो ट्रैक्स थे इसको ट्रेस किया जाता है RSS से। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है एंड हिंदू महासभा थी ये इंडिपेंडेंस से पहले। अब इसका जो एम्फेसाइज था वो था आइडिया ऑफ वन कंट्री, कि एक कंट्री के आइडिया को ये प्रभावित करते हैं, वन कल्चर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं, वन नेशन की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं एंड बिलीव दैट कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, कि कंट्री को कैसा होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन के बेसिस पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द पार्टी कॉल्ड फॉर रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। अखंड भारत के फेवर में थे, ये चाहते थे इंडिया पाकिस्तान का दोबारा से क्या हो, रीयूनियन हो। फिर कहता है पार्टी वॉज इन द फोरफ्रंट, कि भाई फोरफ्रंट पर भी थी पार्टी, टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी। और ये चाहते थे कि इंग्लिश को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाए एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर कहा है इनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू भारतीय जनसंघ, कि भारतीय जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी निकली है, ठीक है। जब जनता पार्टी से अलग हुई भारतीय जनसंघ तो इसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट कर लिया। और इसके प्रोमिनेंट लीडर की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, मुख्य लीडर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी जो कि फॉर्म हुई थी अगस्त 1959 में इसको फॉर्म किया गया था। इट एम्फेसाइज ऑन द फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी के ऊपर ये अपना प्रभाव डालती है। लेस इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कहता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। और इनका मानना था कि प्रोस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम, कि भाई स्वतंत्रता पार्टी के लोग मानते थे कि भाई जो प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली कब आ सकती है, जब इंडिविजुअल फ्रीडम हो, सभी को फ्रीडम हो कुछ करने की। इट क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ नैम की पॉलिसी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया एंड फेवर्ड टू हैव क्लोजर रिलेशन विद USA, और इन्होंने भाई जो USA के साथ क्लोजर रिलेशन थे उसको भी फेवर करने से, मतलब उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें USA के साथ फेवर करना चाहिए, जबकि नैम की पॉलिसी ये थी कि भाई दोनों ही ब्लॉक से क्या बना के रखना, दूरी बनाए रखना, USA से भी एंड USSR से भी।
द पार्टी वॉज अगेंस्ट लैंड सीलिंग। अब जो लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया था ये पार्टी उसके अगेंस्ट थी एग्रीकल्चर में। एंड अपोज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड स्टेट ट्रेडिंग, और इन्होंने जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, स्टेट ट्रेडिंग थी, उसको भी इन्होंने क्या किया, अपोज किया, विरोध किया। द पार्टी वॉज लेड बाय ओल्ड कांग्रेस मैन। अब इस पार्टी में पुराने कांग्रेस मैन भी थे, जैसे श्री राजा गोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपोज टू प्रोग्रेसिव टेक रिजीम एंड डिमांडेड डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंसिंग रिलीज। अब देखो इन्होंने जो प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम थी उसको भी इन्होंने अपोज किया। इन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट की कि भाई डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिजीम, कि भाई शासन का जो लाइसेंस है वो भी हमें क्या कर देना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। भाई इन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि हमें यूएसए के सोवियत यूनियन के साथ हमें क्या बनाना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन बनाने चाहिए। एंड यूएसए के साथ भी हमें अपने जो क्लोजर रिलेशन है उनको एडवोकेट करना चाहिए, बनाने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गेन स्ट्रेंथ इन कंट्री बाय वे ऑफ मर्जर विद न्यूमरस रीजनल पार्टीज एंड इंटरेस्ट। अब देखो इस पार्टी को स्ट्रेंथ मिली कंट्री के अंदर, जैसे बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और उनके इंटरेस्ट के साथ, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ मिलनी स्टार्ट हो गई। अट्रैक्टेड लैंडलॉर्ड्स को इन्होंने अट्रैक्ट किया। एंड प्रिंसेस हु वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, वो प्रिंसेस जो उनकी लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एंड स्टेटस दैट वाज बीइंग थ्रेटन बाय द लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन, कुछ ऐसे भी स्टेटस दिए गए जिनको थ्रेटन किया गया लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन के द्वारा। और इसके प्रोमिनेंट लीडर की बात करें तो वो मैं बता सका हूँ, श्री राजा गोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी, ये कुछ इसके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। नेक्स्ट आता है हमारा चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मे 1964, कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके क्या हो गए भाई, पास्ड अवे हो गए मई 1964 में। अब क्वेश्चन अराइज, फिर एक क्वेश्चन ये उठा कि नेहरू के बाद हु विल बी द नेक्स्ट सक्सेशन, कि भाई अगला अधिकारी कौन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक का एक्सपेरिमेंट था क्या वो अब सर्वाइव कर पाएगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। अब 1960s का डिकेड था जिसको डेंजरस डिकेड बोला जाता है। डेंजरस डिकेड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 62 में इंडिया चाइना की वॉर हो गई, फिर 65 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, और क्या कहते हैं एपिडेमिक आई, इसीलिए इसको ना डेंजरस डिकेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी एक तो, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी। अब अनरिसॉल्व प्रॉब्लम लाइक जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, इस वजह से भी इसको डेंजरस डिकेड के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। अब देखो के कामराज जो कि प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने पार्टी लीडर से कंसल्ट करके लाल बहादुर शास्त्री को फेवर किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, एंड ही बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बने। ही हैड रिजाइन रेलवे मिनिस्ट्री ड्यू टू रेलवे एक्सीडेंट, क्योंकि वो इतने ईमानदार मिनिस्टर थे कि एक बार रेलवे का एक्सीडेंट हो गया था और ये रेल मिनिस्टर थे, और इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेलवे मिनिस्ट्री से क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। फिर कहता है ही वॉज द कंट्रीज पीएम फ्रॉम 1964 टू 66, कि भाई वो कंट्री के पीएम थे 64 से लेकर 66 तक। ही हैड मेजर चैलेंजेस आफ्टर द वॉर विद चाइना। अब देखो चाइना के वॉर के बाद भी इनके बहुत सारे चैलेंजेस थे। फेल्ड मानसून फेल हो चुका था, ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस जो आए थे वो सभी फेल हो चुके थे। फेमस स्लोगन गिवन बाय हिम, एक फेमस स्लोगन दिया गया उनके द्वारा, जय जवान जय किसान। अब 10 जनवरी 1966 को ही सडनली एक्सपायर्ड। अब देखो 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और उसी की सीज फायर के लिए एक मीटिंग थी 1966 में 10 जनवरी को, और वो रशिया गए हुए थे ताशकंद में, जहाँ पर एक मीटिंग थी, और वहीं पर ही उनकी क्या हो गई थी 10 जनवरी 1966 को एक मिस्टीरियस डेथ हो गई थी जो कि अनसॉल्व्ड है।
फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब देखो नेहरू के बाद शास्त्री जी की भी डेथ हो चुकी थी 1966 में, तो अब शास्त्री से इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इसमें कहता है कि दिस टाइम देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। अब देखो यहाँ पर जो कंपटीशन था वो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में था। मोरारजी देसाई सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर। अब देखो मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, सीनियर लीडर भी थे, एंड मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन द बिलीफ दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, भाई उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट भी प्राप्त था इंदिरा गांधी का, और उनका विश्वास भी था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। इन एक्सपीरियंस वुड एनकरेज हर टू बी डिपेंडेंट ऑन दैम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस, क्योंकि उनका मानना ये था कि इंदिरा गांधी एक तो इनएक्सपीरियंस्ड है और वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, हमारी सपोर्ट एंड गाइडेंस की उसको नीड होगी। ठीक है, फिर कहता है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर देयर विल बी 4 जनरल इलेक्शन इन 1964, कि भाई एक साल इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चौथा जनरल इलेक्शन हो जाएगा 1964 में। तो ये देखते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रॉब्लम्स इन इंडिया आफ्टर बिकमिंग इंदिरा गांधी एज ए पीएम। अब देखो इंदिरा गांधी पीएम बनने के बाद इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और वो क्या क्या प्रॉब्लम थी। पहला कहता है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस फेलियर हो चुका था मॉनसून का, ड्रॉट, डेक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, ड्रॉट की वजह से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो डेक्लाइन हो चुका था। सीरियस फूड शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा जो सीरियस फूड शॉर्टेज थी उसकी कमी हो गई थी। एंड जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ने लगा, खर्चा बढ़ने लगा। ठीक है, फिर आगे कहता है वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवेल्युएट ऑफ इंडियन रुपी। अब देखो पहला जो डिसीजन था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का वो ये था कि इंडियन रुपीज़ को डिवेल्युएट करना, यानी उसकी वैल्यू को कम करना। और ये किसके प्रेशर में किया उसने, अमेरिका के प्रेशर में किया, यूएस के प्रेशर में। सो यूएस डॉलर कुड बी परचेज फ्रॉम 5 to $7 के, मतलब जो 5 रुपये से $7 का हो गया था इंडियन रुपीस। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं नॉन कांग्रेसिज्म की। नॉन कांग्रेसिज्म की बात करें तो पार्टीज अपोज टू कांग्रेस रियलाइज दैट डिवीजन ऑफ देयर वोट केप्ट द कांग्रेस इन पावर, कि पार्टीज ने कहीं ना कहीं अपोज किया कांग्रेस को, वो ये रियलाइज करे कि जो डिवीजन है उनके वोट्स का वो कांग्रेस अपने पावर के अंदर रखे। ठीक है, दस पार्टीज दैट वर एंटायरली इन देयर प्रोग्राम, की पार्टी पूरी तरीके से अपने प्रोग्राम में थी। एंड आइडियोलॉजी गोट टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेसिज्म, और एक आइडियोलॉजी गोट टुगेदर, इनको एक साथ लेके आई, जो कि क्या फॉर्म कर रही थी, एंटी कांग्रेस पार्टी फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, दे फेल्ट दैट इन एक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड इंटरनल डिस्प्यूट विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड दैम एन अपॉर्चुनिटी टू फॉल डाउन द कांग्रेस। ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी, उनका मानना ये था, जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, वो नॉन कांग्रेसिज्म के नाम से जाना जाता था। उनका मानना ये था कि भाई इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस है और पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, तो यही वो अपॉर्चुनिटी है कि हम कांग्रेस के डोमिनेंस को क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इसमें कहता था सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। अब जो अपोजिशन को नॉन कांग्रेसिज्म का नाम दिया वो नाम दिया था राम मनोहर लोहिया ने। ही ऑल्सो टोल्ड कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल। उसने ये भी बताया कि कांग्रेस का जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है और जो गरीब लोग हैं उनके इंटरेस्ट को अपोज करता है, इसीलिए नॉन कांग्रेस पार्टीज आवश्यक है डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने के लिए लोगों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इलेक्शन ऑफ 1967, कि फर्स्ट टाइम कांग्रेस गोट वेरी लेस वोट। पहली बार ऐसा हुआ कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले। एंड कांग्रेस कुड नॉट मेक देयर गवर्नमेंट इन 7+2 स्टेट्स, कि 9 स्टेट्स में वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। कांग्रेस मेड देयर गवर्नमेंट इन सेंटर ड्यू टू अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, कि कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई सेंटर के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। बट
गोट वेरी लेस वोट, और उनको बहुत कम वोट मिले, सो दैट इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो इसी इंस्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से भी हम जानते हैं। अब कहता है जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स है हु लॉस्ट देयर इलेक्शन, वो अपने इलेक्शन भी लॉस्ट कर दिए, जिसमें कामराज थे तमिलनाडु से, एस के पाटिल महाराष्ट्र से थे, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से थे, एंड के बी सहाय वो थे बिहार से। अब 1967 के इलेक्शन की बात करें तो स्टेट वेयर द कांग्रेस लॉस्ट पावर, ये वो स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी पावर को लॉस्ट किया, जहाँ पर इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, इन स्टेट में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। ये जितने भी रेड जोन आपको दिखाई दे रहे हैं मैप में, ये वो जगह है जहाँ पर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। एंड ये येलो पार्ट्स में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बना सकी। और ये कौन से इलेक्शन थे? 1967 के 4th जनरल इलेक्शन थे। अब कहता है तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम अ लोकल पार्टी गोट अ मेजोरिटी वोट, दैट इज द्राविड़ा मुनेत्रम कजगम। अब तमिलनाडु में एक लोकल पार्टी थी जिसने मेजोरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाई, और जिसको हम डीएमके के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कोलिशन। कोलिशन कहते हैं इलेक्शन ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमिना ऑफ द कोलिशन। कोलिशन मतलब अलायंस होता है। कोलिशन क्या होता है? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाती है, और ये कोलिशन कब बनाती है? इलेक्शन होने के बाद। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये इलेक्शन हुए 1967 के, और ये पिक्चर हमारे फिनोमिना जो कि हमारे माइंड के अंदर आती है फिनोमिना ऑफ कोलिशन के रूप में, क्योंकि 1967 के बाद से ही कोलिशन की शुरुआत हुई। नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजोरिटी, किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बहुत सारी कांग्रेस जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो एक साथ आई ताकि वो क्या फॉर्म कर सके? ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज फॉर्म कर सके। कॉल्ड संयुक्त विधायक दल इन हिंदी, जिसको हिंदी में संयुक्त विधायक दल बोलते हैं। ड्यू टू अलायंस डिफरेंट आइडियोलॉजी पार्टीज मेड। अब देखो अलायंस के कारण बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई, जैसे कि इस कार्टून में आप देख सकते हो कीप राइट नो लेफ्ट, यानी लेफ्ट तो कांग्रेस पार्टी थी एंड राइट वाली नॉन कांग्रेस पार्टीज थी। तो इसमें देख सकते हो कि कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई, जैसे बीकेडी है, ठीक है, एंड एसएसपी है, अकाली दल है, बीएसके है, एलडी है, ठीक है। तो जितने भी ये लीडर्स हैं ये एक साथ आए और नॉन कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि चरण सिंह अटेम्प्ट टू बिल्ड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज इन 1974, कि चरण सिंह ने एक यूनाइटेड फ्रंट नॉन कांग्रेस पार्टी बनाई 1974 के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इन बिहार टू सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी। एसएसपी की फुल फॉर्म है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एंड पीएसपी की फुल फॉर्म है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये दोनों ही पार्टीज दो सोशलिस्ट पार्टीज थी बिहार के अंदर, अलॉन्ग विद सीपीआई, और ये सीपीआई भी थी इनके साथ, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ऑन द लेफ्ट एंड जना संघ ऑन द राइट। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी तो लेफ्ट में थी, कांग्रेस को भी सपोर्ट करते थे, और जो जना संघ थी वो राइट में थी, ठीक है, वो नॉन कांग्रेस पार्टी थी। अब कहता है पंजाब के अंदर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कंप्राइज द टू राइवल अकाली पार्टीज, की पंजाब में जो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है वो दो राइवल अकाली पार्टीज के साथ मिलकर बनी। एट दैट टाइम संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टीज द सीपीआई एंड सीपीआईएम। ठीक है, अब एक संत ग्रुप था और मास्टर ग्रुप था, और ये दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि ये दोनों किससे रिलेट करती थी? सीपीआई एंड सीपीआईएम से। ठीक है, ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ये एसएसपी का है, और नीचे जो लोगो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, ये पीएसपी का आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है कि 1967 में इलेक्शन वॉज रोल प्लेड बाय डिफेक्शन इन मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। ठीक है, कि भाई 1967 में डिफेक्शन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गवर्नमेंट को बनाने में और ना बनाने में। ठीक है, इट मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव वन पार्टी फ्रॉम ही शी वॉज इलेक्टेड एंड ज्वाइन अनदर पार्टी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी को छोड़ के इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वो डिफेक्शन कहलाता है। अब कहता है बाय लेजिस्लेचर
and literally translated the term means Ram Manohar and by legislator literally translated the term meant Ram came and Ram went। अब देखो लेजिस्लेचर के द्वारा एक लिटरली चीज को ट्रांसलेट किया गया डिफेक्शन से, और डिफेक्शन में कि राम आया राम गया। अब कहता है एक्सप्रेशन ओरिजिनेटेड इन एन अमेजिंग फीट ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग अचीव्ड बाय गयालाल एन एमएलए इन हरियाणा 1967। ये जो कार्टून दिखाई दे रहा है आया राम गया राम का, ये हरियाणा का एमएलए था 1967 के इलेक्शन में जिसका नाम था गयालाल। ठीक है, तो उसी के लेकर चीज़ यूज़ की गई, लेजिस्लेटर ने यूज़ किया कि राम केम एंड राम वेंट। ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस एट द फोर्टनाइट, कि आधी रात में उसने 3 बार क्या किया, अपनी पार्टी को चेंज किया। फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गया, बैक टू कांग्रेस, फिर वापस कांग्रेस में आ गया, देन विद इन 9 आवर्स, फिर 9 घंटे के बाद टू यूनाइटेड फ्रंट, और फिर उसने यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन कर लिया। तो कहता है इट इज़ सेड दैट व्हेन गयालाल डिक्लेयर हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड ज्वाइन द कांग्रेस, ऐसा भी कहा गया कि गयालाल ने डिक्लेयर कर दिया कि अब उसका इंटेंशन यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ने का है और किसको ज्वाइन करने का है, कांग्रेस को ज्वाइन करने का है। द कांग्रेस लीडर राव वीरेंद्र सिंह ब्रोट हिम टू चंडीगढ़ प्रेस एंड डिक्लेयर्ड गया राम नाउ आया राम। तो जो वीरेंद्र सिंह था वो उसने चंडीगढ़ प्रेस में उसको बुला के प्रेस में ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो गयालाल था वो अब आया राम हो गया है। और दूसरा, गयालाल फीट वॉज इमोर्टलाइज इन द फ्रेज आया राम गया राम विच बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस जोक्स एंड कार्टून। तो उस समय ये एक सब्जेक्ट बन गया था न्यूमरस जोक्स का एंड कार्टून्स का, और ये अमूल ने भी फिर ये कार्टून बनाया आया राम गया राम हे राम। ठीक है, लेटर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि जो डिफेक्शन है उसको हम क्या कर सके, अमेंड कर सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट इन कांग्रेस, कि कांग्रेस में किस तरीके से स्प्लिट हुई। तो कहता है इन 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। सिंडिकेट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मिनिस्टर इन कांग्रेस, की जो सिंडिकेट थी वो एक पावरफुल ग्रुप थी कांग्रेस के अंदर, विच इन अनरिटन फॉर्म, और जो कि अनरिटन फॉर्म के अंदर थी। पावरफुल मिनिस्टर जैसे बात करें के कामराज, एस के पाटिल एंड एन संजीव रेड्डी। अब कहते हैं जो रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी दैट इज सिंडिकेट, कि जो असली चैलेंज था इंदिरा गांधी के लिए वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था बल्कि उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी से था जिसको सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। अब कहते हैं सिंडिकेट ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में। दीज लीडर एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस, इन लीडर्स की ये एक्सपेक्टेशन थी इंदिरा गांधी उनकी एडवाइस को फॉलो करे। ठीक है, धीरे धीरे इंदिरा गांधी अटेम्प्ट टू एसर्ट हर पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, एंड धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी पोजीशन को मजबूत बनाया और सिंडिकेट को किनारे करना स्टार्ट कर दिया। शी चूज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइज़र फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी, और उसने अपने जो ट्रस्टी ग्रुप थे वो सिंडिकेट से नहीं, सिंडिकेट से बाहर की पार्टी से इन्होंने अपने एडवाइज़र को चूज़ किया इंदिरा गांधी ने। तो इस वजह से सिंडिकेट नाराज़ हो गई इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी फेस 2 चैलेंजेस, तो 2 चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस, एक तो उसको अपने इंडिपेंडेंस बिल्ड करनी थी सिंडिकेट से। ठीक है, दूसरा, शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टूवर्ड्स रिगेनिंग द स्टेट दैट कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। दूसरा, जो 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी पावर खो दी थी, अपनी क्या कहते हैं जो गेनिंग खो दी थी, प्रॉफिट खो दिया था, उसको वापस लेके आना था। इंदिरा गांधी अडोप्टेड अ वेरी बोल्ड स्ट्रेटेजी, तो इन दोनों चैलेंजेस से निपटने के लिए उसने काफ़ी बोल्ड स्ट्रेटेजी को क्या किया, अडोप्ट किया। फिर कहता है शी लॉन्च 10 पॉइंट्स प्रोग्राम इन मई 1967, की मई 1967 में उसने 10 प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे लाइक सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, कि बैंक का एक तो सोशलाइजेशन करना और जो जर्नल इंश्योरेंस है उनका नेशनलाइजेशन करना, एंड सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर सीलिंग लगाना, इनकम के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ग्रेन, किस तरीके से पीडीएस शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोगों को सस्ते अनाज प्रोवाइड किया जा सके, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविज़न ऑफ हाउस साइट टू द रूरल पुअर,
कि भाई गरीबों के लिए घर प्रोवाइड करना जो कि लैंडलेस है, जो होमलेस है। फिर कहता है द सिंडिकेट लीडर्स फॉर्मली अप्रूव्ड दिस लेफ्ट विंग प्रोग्राम, कि सिंडिकेट के जो लीडर्स थे उन्होंने फॉर्मली किस चीज़ को अप्रूव किया, कि जो लेफ्ट विंग प्रोग्राम्स थे उनको इन्होंने अप्रूव भी किया। फिर कहता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 की बात करते हैं। अब कहता है कि जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की लड़ाई थी वो बिल्कुल सामने आ चुकी थी 1969 के इलेक्शन में। अब 1969 में जो प्रेसिडेंट थे भारत के जाकिर हुसैन, उनकी मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। फिर फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट इंदिरा गांधी केम इन द ओपन, यानी ओपन में आ गई थी दोनों की जो भी राइवलरी थी। सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को नॉमिनेट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और ये बिना पूछे मतलब इंदिरा गांधी के विश के अगेंस्ट उन्होंने उसका नाम लिया। फिर इंदिरा गांधी रिवेंज्ड बाय एनकरेजिंग द वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। अब उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, इंदिरा गांधी ने उसका नाम एनकरेज कर दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और नाम उसका फाइल कर दिया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। फिर कहता है एट लास्ट वीवी गिरी वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि लास्ट में जो वीवी गिरी था वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गया। द पार्टी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, और जो पार्टी थी वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल द पीएम फ्रॉम द पार्टी, और जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उसने क्या कहते हैं इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, वहाँ से अपनी पार्टी से निकाल दिया। सी क्लेम दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस, और उसने ये भी कहा कि जो कांग्रेस ओ है वो ही क्या है, रियल कांग्रेस है। ठीक है, जैसे कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिंडिकेट से बिलोंग करती थी, एंड कांग्रेस आर जिसका नाम है रिक्विजिशनिस्ट, इसका मीनिंग हो गया मांग करता। और इंदिरा गांधी का मानना ये था कि ये हमारी रियल कांग्रेस है। तो इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एंड आइडियोलॉजिकल वॉर, ठीक है, जिस वजह से इंदिरा गांधी ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी स्प्लिट हो गई थी इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजिकल वॉर की वजह से। फिर बात करते हैं 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, कि भाई किस तरीके से 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने आप को रिस्टोर किया। कहते थे कांग्रेस में स्प्लिट होने की वजह से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिड्यूस टू अ माइनॉरिटी, कि भाई उसकी जो सीट्स थी वो और ज़्यादा माइनॉरिटी के अंदर आ गई थी। डीएमके एंड सीपीआई पार्टीज गेव सपोर्ट, तो इनको सपोर्ट किसने दिया, डीएमके ने, एंड सीपीआई पार्टी ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट दिया। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर 1971, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया और इन्होंने दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया। दिस वॉज द अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव, ये जो मूव था ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग था और काफ़ी बोल्ड मूव था इंदिरा गांधी का। एंड 5th जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वॉज हेल्ड इन फरवरी 1971, और फिर जो 5वें जनरल इलेक्शन हुए वो फरवरी 1971 में कंडक्ट करा दिए गए। फिर आगे कहता है कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी से बिलोंग करती थी, वॉज वीक एंड रियल पावर हैड कांग्रेस, वीक थी लेकिन जो रियल पावर थी वो किसके हाथ में थी, कांग्रेस ओ के हाथ में थी। ऑल अपोजिशन एंड नॉन कांग्रेस पार्टी मेड एन अलायंस, इट इज़ कॉल्ड ग्रैंड अलायंस। ठीक है, अब 1971 के इलेक्शन में जितनी भी अपोजिशन एंड नॉन कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने एक अलायंस बनाया मिलकर, और उसी को ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं। फिर कहता सीपीआई पार्टी गेव सपोर्ट टू इंदिरा, कि सीपीआई की पार्टी ने जो सपोर्ट था इंदिरा गांधी को दिया। रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड एंड कांग्रेस आर गोट 375 सीट्स, कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया एंड कांग्रेस आर को 375 सीट्स मिली। फिर कहता है इंदिरा गांधी प्रूव दैट रियल कांग्रेस पार्टी वॉज इंदिराज पार्टी, और इस तरीके से इंदिरा गांधी ने प्रूव कर दिया कि जो रियल कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी की ही पार्टी है। एंड कांग्रेस आर एक मेजोरिटी पार्टी बन चुकी थी, एंड ग्रैंड अलायंस गोट लेस देन 40 सीट, और जो ग्रैंड अलायंस था उनको 40 से भी क्या मिली, कम सीटें मिली। अब कहता है इंदिरा प्रूव दैट द रियल कांग्रेस पार्टी वॉज इंदिराज पार्टी, जो इंदिरा गांधी ने प्रूव कर दिया कि भाई जो रियल कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा गांधी की ही है। कांग्रेस आर मेड अ मेजोरिटी पार्टी, और कांग्रेस ने एक मेजोरिटी पार्टी बनाई, एंड ग्रैंड अलायंस को सिर्फ 40 सीटें मिली।
आफ्टर द 1971 इलेक्शन इंडिया फोर्ट अ वॉर, कि भाई 1971 के इलेक्शन के बाद इंडिया ने एक लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ, एंड इंडिया वो वॉर भी जीत गई एंड मेड एन इंडिपेंडेंस कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश, और उसने एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनाई जिसका नाम था बांग्लादेश। ठीक है, अब कहता है कि अपोजिशन पार्टी ऑल्सो एडमायर्ड, कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी इंदिरा गांधी की तारीफ की। आफ्टर इट स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972, इसके बाद फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए 1972 में, एंड इंदिरा वॉन इन ऑल स्टेट, और सभी स्टेट्स में इंदिरा गांधी जीती, एंड बिकेम एडमायर्ड मिनिस्टर, और फिर एक एडमायर्ड मिनिस्टर भी वो बनी, एक ऐसी मिनिस्टर जिसकी लोग सभी क्या करते थे, तारीफ करते थे। Now we are going to conclude this chapter, कहता so we can conclude that the key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it head start over others। देखो एक चीज़ तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन होने की वजह से कांग्रेस को एक अच्छी स्टार्ट मिली, और वो कहीं ना कहीं हेड गवर्नमेंट भी बना सकी इंडिया के अंदर। As the ability of Congress to accommodate all interest and all aspiration of political power steadily declined। अब कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी की जो एबिलिटी थी वही उसको एकोमोडेट करती है सभी के इंटरेस्ट को, एंड सभी की जो आशाएं हैं पॉलिटिकल पावर्स को लेकर वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डेक्लाइन होने लगी। अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस, कि भाई जब उनकी आइडियोलॉजी में चेंजेस आया तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इस चीज़ का क्या मिलने लगा, बेनिफिट मिलने लगा। Thus Congress dominance constitute only one phase in politics of the country। इस तरीके से जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया केवल एक फेज के अंदर पॉलिटिकल इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, और वो भी किसमें, जो पॉलिटिक्स है कंट्री की उसको साथ लेकर। फिर कहता है इन सब के बावजूद कांग्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू ऑब्जर्व ऑल टेंशन। अब देखो जो नए कांग्रेस बनाई गई थी उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सभी तरीके के टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, दैट इज़ कांग्रेस सिस्टम वाज नॉन फॉर, जिस चीज़ के लिए कांग्रेस सिस्टम जाना जाता था। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इशूज़ ऑफ द डेवलपमेंट। अब कह रहा है कि पॉपुलर अनरेस्ट भी था, मोबिलाइजेशन भी था चारों ओर, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का इशू था, इकोनॉमिक डेप्रीविएशन, वो भी कंटिन्यू लगातार बढ़ता गया। देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। अब कह रहा है कि जो दूसरे तरीके भी हैं जिस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, कि भाई एक तो ये हो गया कि भाई लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बनाए, दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इम्प्रूव करे यदि दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज़, कि भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करना चाहता है तो भी वो इनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख सकते हैं। टिल देन, गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। इस पीपीटी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।